नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मशीन फर्स्ट का जो है लेक्चर सीरीज चल रहा था और हम लोग कल के लेक्चर में डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर को पढ़ चुके थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो आइए सबसे पहले इसकी कार्य प्रणाली को देख लेते हैं, फिर इसको जो है हम लोग थ्योरी में कैसे लिखना है इसको समझेंगे। तो इसके कार्य प्रणाली को हम लोग वाइट बोर्ड पे देखेंगे। तो सबसे पहले इसका परिपथ आरेख बना लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डीसी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र का परिपथ आरेख। तो इसका परिपथ आरेख देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा। ये हमारा जो है आर्मेचर हो जाएगा। आर्मेचर पर कार्बन ब्रशेस, और ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग अब की बार जो है लोड के श्रेणी में रहेगा। ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गया और इधर हमारा हो जाएगा लोड। RL और इधर हो जाएगा हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग। ये हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस RSH और इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा RSE। यहाँ पर आर्मेचर धारा IA, इसमें लोड धारा हो जाएगा IL और इस श्रेणी वाइंडिंग में धारा हो जाएगी ISE और शंट फील्ड वाइंडिंग में धारा हो जाएगी ISH। और यहाँ पर EMF जो जनरेट हो रहा है इसको हम लोग EG से लिखेंगे और ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का परिपथ आरेख। तो इसमें आप देख सकते हैं जो है सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार के कम वर्तन देकर बनाई जाती है और ये वाइंडिंग इसमें लोड की श्रेणी में है, जबकि लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में किस में थी? ये वाइंडिंग थी आर्मेचर के श्रेणी में, यहाँ पर लगी हुई थी। जबकि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में इसको हम लोग कहाँ लगाते हैं? लोड के श्रेणी में। और दूसरा जो है शंट फील्ड वाइंडिंग, ये आर्मेचर के एक क्रॉस लगता है, यानी आर्मेचर के समांतर में लगा हुआ है ये शंट फील्ड वाइंडिंग। तो सबसे पहले इसमें हम लोग इसके धारा के समीकरण को देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो जितने भी नोड हैं उसका नामांकन कर लेते हैं। ये हमारा A, B, C, D, E, F, इतना नामांकन हो गया। अब इसका जो है नोड A पर हम लोग KCL लगाएंगे। जब हमको धारा निकालना रहेगा तब हम लोग KCL लगाएंगे, जब वोल्टेज को निकालना रहेगा तब हम लोग जो है KVL को लगाएंगे। तो नोड A पर KCL लगाने पर तो KCL में क्या होता है? नोड पर आने वाली धारा और नोड पर जाने वाली धाराओं का योग एक दूसरे के बराबर होता है। तो इस नोड की तरफ आने वाली धारा क्या है? ये आर्मेचर धारा है IA। तो IA बराबर होगा जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। जाने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं? एक तो ISE है, ISE है और दूसरा क्या है? ISH है, ISH। तो ये हमारा हो जाएगा डीसी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का धारा का समीकरण। अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ देखिए
IL और ISC एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि यहाँ ISC और IL को फ्लो होने के लिए केवल एक ही रास्ता है, तो ये आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इसको हम लोग लिख लेंगे नोट में, नोट ISE बराबर IL। तो इसमें जो है ISC की जगह IL भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका ये वाला समीकरण कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, IA बराबर IL प्लस ISH। ये हमारा हो गया धारा का समीकरण। अब इसी के लिए हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के लिए ही अब वोल्टेज का समीकरण प्राप्त करेंगे, जो कि यहाँ टर्मिनल वोल्टेज जो V मिल रहा है। तो V को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, KVL लगाते हैं। KVL लगाएंगे किस लूप में, ABCD A, ये कंप्लीट लूप बन रहा है। तो इस लूप में जो है हम लोग KVL लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे ABCD A लूप में KVL लगाने पर जब KVL लगाएंगे तो देखिए यहाँ जनरेटेड EMF कितना है, EG है। तो यहाँ इसको EG लिखेंगे। EG में से हम लोग IA घटाएंगे, जो कि इस आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। तो इसको घटा लेंगे इसमें से, IA हो गया। इसके बाद जो है हमारा इधर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें भी ड्रॉप आएगा। जो श्रेणी फील्ड वाइंडिंग है, इसमें भी ड्रॉप आएगा। तो इसको भी हम लोग EG में से घटा लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा ISE RSE। अब इसके बाद जो है ये लोड के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, इसको भी निकालेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा IL RL। फिर से हम लोग इसी पॉइंट पे पहुंच गए हैं, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो EG बराबर हमारा EG माइनस IA RA। देखिए IA और ISE और ISE और IL एक दूसरे के बराबर हैं। तो ISE को हटाकर हम ISE को हटाकर IL को ही यहाँ पर भी IL ही लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा IL RSE। और इतने टर्म को हटाकर देखिए यही जो ड्रॉप आ रहा है, ये वाला ड्रॉप, यही वोल्टेज कहलाया गया, टर्मिनल वोल्टेज। तो इस पूरे टर्म को हटाकर यहाँ पर V लिख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि यही टर्मिनल वोल्टेज आएगा। अब इसी को हमको प्राप्त करना है, तो इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हो जाएगा हमारा EG माइनस IA RA माइनस IL RSE बराबर V। या इसी को ठीक तरीके से लिखेंगे तो V बराबर हो जाएगा हमारा EG माइनस IA RA माइनस IL RSE। तो ये हमारा हो गया वोल्टेज का समीकरण। अब इसमें एक स्पेशल केस आता है, जब वोल्टेज ड्रॉप लिया गया हो, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कार्बन के क्रॉस लिया गया हो, जिसको हम लोग VCD से लिखते हैं, ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप। तो जब ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप को लेंगे तो प्रत्येक ब्रश पर जो है VV वोल्टेज का ड्रॉप होता है। तो इसमें 2 ब्रशेस हैं, तो दो ब्रशों का ड्रॉप हो जाएगा 2VV। जब इसको यहाँ पर शामिल करेंगे तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे BCD को शामिल करने पर, जब BCD को शामिल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा V बराबर EG माइनस IA RA माइनस IL RSE माइनस 2VV। ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप को लेने पर ये समीकरण प्राप्त होगा। देखिए जितने भी इक्वेशन यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, इनको याद करने की कोशिश नहीं करना है आप लोगों को। अगर आप लोग फिगर याद करके रखते हैं तो इस फिगर के माध्यम से जो है आसानी से आप इन समीकरण को बना सकते हैं। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है
समीकरण को याद करने की कोशिश ना करें, फिगर को याद करने की कोशिश करें, क्योंकि सारे के सारे इक्वेशन इसी से निकल के आ रहे हैं और सारे के सारे जनरेटर में थोड़ा बहुत अंतर है, इसीलिए इक्वेशन में भी थोड़ा बहुत अंतर आएगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मैं यही कोशिश करूँगा कि आप लोग जो है चित्र के माध्यम से ही इक्वेशन का डेरिवेशन करें और उसी से जो है इक्वेशन को बनाकर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक बचता है पावर डिलीवर्ड और पावर जनरेटेड, कि ये हमारा जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है कितनी पावर को जनरेट कर रहा है और कितनी पावर लोड को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले इन सबको इरेज कर लेता हूँ मैं, तब जगह बन जाएगा, इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जनरेटेड पावर कितनी है हमारी, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर द्वारा कितनी पावर को जनरेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्पन्न पावर का समीकरण। उत्पन्न पावर का समीकरण, तो पावर बराबर हमारा होता है VI होता है। तो यहाँ पर डेवलप्ड पावर को हम लोग लिख रहे हैं तो PD से डिनोट करेंगे और यहाँ पर इसका मान VI के गुणनफल के बराबर होता है, यानी उत्पन्न वोल्टेज और दी गई धारा के गुणनफल के बराबर होता है। तो उत्पन्न वोल्टेज हमारा क्या है EG और दी गई धारा कितनी है IA। तो ये हमारा हो जाएगा उत्पन्न पावर का समीकरण या जनरेटेड पावर। अब इसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक इसमें बचता है हमारा लोड को दी गई पावर। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे DC शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र द्वारा लोड को दी गई पावर। तो दी गई पावर को हम लोग लिख सकते हैं P आउट से P आउटपुट, तो इसको लिखेंगे P आउटपुट बराबर आउटपुट वोल्टेज गुणे आउटपुट धारा। तो आउटपुट वोल्टेज हमको कितना मिल रहा है V, तो ये V हो जाएगा और आउटपुट करंट कितना मिल रहा है IL, ये हमको मिलेगा वाट में और ये भी वाट में ही मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कार्य करता है। अब आइए इसका थ्योरी देख लेते हैं कि थ्योरी कैसे लिखना है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर या डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और इसका चित्र बना देंगे। देखिए आप लोग के एग्जाम में जो एनुअल एग्जाम होता है, एनुअल या सेमेस्टर एग्जाम होता है, सेमेस्टर एग्जाम में जितने भी नंबर अच्छे नंबर मिलते हैं उसमें आपको फिगर पर ही अच्छे नंबर मिलते हैं। फिगर जितना अच्छे से बनाइएगा और उसका डिस्क्रिप्शन यानी उसके बारे में जितने अच्छे से लिखिएगा उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पर फिगर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का इसका चित्र है और जो आप चित्र में जितने भी कनेक्शन दिए गए हैं इन्हीं कनेक्शन के बारे में लिखेंगे तो आपका कॉपी आराम से भर जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो आइए इसको देख लेते हैं। आप लोग इस चित्र को अपने माइंड में रखिएगा, इसके बाद देखिए इसका थ्योरी कैसे लिखना है। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र में केवल शंट फील्ड ही आर्मेचर के समांतर में होती है और श्रेणी वाइंडिंग लोड RL के श्रेणी में होती है। तो यहाँ पर जो इस चित्र में है इसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि जो आर्मेचर के समांतर में होता है वह केवल ये शंट फील्ड वाइंडिंग ही होती है और श्रेणी वाइंडिंग किसके सीरीज में होती है, श्रेणी वाइंडिंग जो है वो लोड के श्रेणी में होती है। यहाँ देख सकते हैं ये लोड है और ये श्रेणी वाइंडिंग है, तो ये एक दूसरे के श्रेणी में है। जबकि यही शंट फील्ड वाइंडिंग किसके समांतर में है, ये हमारा आर्मेचर के समांतर में है। तो यही बात यहाँ पर लिख दी गई है। तो आपको इसमें कुछ याद करने का भी ज़रूरत नहीं है, आप जैसे जैसे लिखा यहाँ पर चित्र बनाए हैं उसी को सीधा सीधा आपको अपने शब्दों में लिख देना है। इसके बाद धारा का समीकरण हमको निकालना है। धारा का समीकरण हम लोग वाइट स्क्रीन पर देख ही चुके हैं कैसे, वाइट बोर्ड पर कैसे निकाला जाता है। तो शॉर्ट शंट
अथवा डिफरेंशियल कंपाउंड जनित का धारा समीकरण। तो नोड ए जो था जिस पे हम लोग केसीएल लगाए थे, वहाँ पर केसीएल लगाएंगे तो हमारा आई ए बराबर आई एस एच प्लस आई एल हमको प्राप्त हो जाएगा। देखिए आई ए जो है नोड की तरफ जाने वाली धारा और नोड से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। तो आई ए बराबर क्या हो जाएगा, आई एस एच प्लस आई एल या फिर आई एस ई, क्योंकि आई एल और आई एस ई एक दूसरे के बराबर ही हैं, एक ही पाथ में प्रवाहित हो रही हैं। तो ये हमारा धारा का समीकरण हो जाएगा। इसके बाद डिफरेंशियल, यहाँ हेडिंग डालेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड जनित का टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण। अब टर्मिनल वोल्टेज के समीकरण को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केसीएल लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर आप चित्र को बनाकर वहाँ पर लिखेंगे कि दिए गए लूप में केसीएल लगाने पर, जो कि मैं अभी वाइट स्क्रीन में पिछले स्लाइड में बताया था कि जो है किस लूप में हम लोग केसीएल लगाए थे। लूप था हमारा ए बी सी डी ए। इस लूप में ऐसे इस तरीके से उसमें लिखेंगे कि इस लूप में केसीएल लगाने पर। तो केसीएल लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी केवीएल लगाने पर। यहाँ वोल्टेज निकाल रहे हैं हम लोग, तो जहाँ पर वोल्टेज निकालेंगे उस लूप में हम लोग केवीएल लगाएंगे। तो केवीएल लगाएंगे तो हमारा देखिए कुछ इस तरीके का समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ई जी माइनस आई ए आर ए, क्योंकि ये जनरेटेड ईएमएफ है जो कि उत्पन्न हो रहा है, इसी में से सब घट रहे हैं, जितने भी ड्रॉप है सब घट रहे हैं। पहला घट रहा है आर्मेचर में ही वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है आई ए आर ए के बराबर। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो श्रेणी फील्ड वाइंडिंग है, तो वहाँ पर श्रेणी फील्ड वाइंडिंग का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसमें भी ड्रॉप हो जा रहा है आई एल आर एस ई के बराबर। और इसके बाद जो है हमारा लोड में ड्रॉप हो रहा है आई एल आर एल। तो लोड में जो ड्रॉप होता है वही टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। लोड में जो ड्रॉप होता है उसी को हम लोग टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। तो ये आई एल आर एल को हम लोग हटा के सीधे वी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं वी लिखा हुआ है, तो वी को यहाँ पर सीधे सीधे लिख दिया गया, क्योंकि मैं समझा दिया हूँ वाइट स्क्रीन पर आप लोगों को, वाइट बोर्ड पे मैं समझा चुका हूँ। तो ये कैसे भी आया आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पीछे अभी समझा चुका हूँ। तो सीधे इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वी बराबर ई जी माइनस आई ए आर ए माइनस आई एल आर एस सी। ये हमारा हो जाएगा वोल्टेज का समीकरण। यदि इसमें ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप को भी शामिल कर लिया जाए, यहाँ पर देखिए बी सी डी ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप को भी शामिल कर लिया जाए, तो एक टर्म इसमें 2VV को और घटा दिया जाता है। समीकरण यही रहेगा, देखिए जो ऊपर में समीकरण है सेम समीकरण है यहाँ तक, लेकिन जब हम लोग ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप को लेंगे तो उसको भी उसी में घटा देंगे। तो ये ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप को लेने के बाद जो इक्वेशन बनेगा हमारा टर्मिनल वोल्टेज का, वो प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद जो है हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर द्वारा जो जनरेटेड ईएमएफ है, जनरेटेड ईएमएफ और जनरेटेड पावर। ईएमएफ तो हम लोग देख चुके हैं, अब जनरेटेड पावर को देखेंगे। तो जनरेटेड पावर कितना है, इसको इस समीकरण से देख सकते हैं, पी डी डेवलप्ड पावर। पी डी बराबर क्या हो जाएगा, ई जी आई ए। तो ये हमारा हो जाएगा जनरेटेड पावर। अब पावर जनरेट कर किस लिए करते हैं हम लोग, किसी लोड को चलाने के लिए। तो इस जनरेटर द्वारा लोड को जितनी पावर दी जा रही है उसको जो है इस समीकरण से हम लोग डिनोट करते हैं। लोड को दिया गया शक्ति पी आउट। पी आउटपुट बराबर क्या होगा, आउटपुट पर वोल्टेज, जो आउटपुट वोल्टेज है वो, और आउटपुट में जो करंट, जो लोड में करंट फ्लो हो रहा है उसका गुणनफल हमारा जो है पी आउट कहलाता है। इसमें ये दोनों हमारे वाट में होंगे। यहाँ यूनिट लिखना ज़रूरी है, इसको लिखिए वाट, इसको भी लिखिए वाट। और यहाँ पर जो है जितने वोल्टेज के समीकरण हैं यहाँ पर क्या रहेगा, वोल्ट, और यहाँ पर भी वोल्ट, और यहाँ पर एम्पियर, ये भी एम्पियर, एम्पियर। अब इसके बाद इसी में एक टॉपिक आता है हमारे जनरेटर में ही, जनरेटर और मोटर दोनों में ही आता है, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल जनरेटर पढ़ रहे हैं तो जनरेटर की बात करेंगे। इसमें एक टॉपिक आता है आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन को हम लोग अगले क्लास में समझेंगे, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है और हर बार एग्जाम में आपको लगभग 1-2 साल के अंतर पर इसको पूछा जाता है, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा इसमें बता दे रहा हूँ, इसके बाद कल डिटेल में इसको हम लोग देखेंगे। देखिए आर्मेचर रिएक्शन को समझने से पहले जो है एक छोटा सा जो है टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। देखिए अगर ये कोई हमारा कंडक्टर है, इस तरीके से कोई कंडक्टर है,
और ये हमारा कोई दूसरा कंडक्टर है। 2 कंडक्टर हो गए। अब मान लेते हैं इसमें जो है आई एम्पियर की करंट यहाँ नीचे से ऊपर की ओर फ्लो हो रही है, आई एम्पियर की, I1 एम्पियर मान लेते हैं, I1 एम्पियर की ये करंट फ्लो हो रही है नीचे से ऊपर। और दूसरे कंडक्टर में भी ये करंट नीचे से ऊपर की तरफ ही फ्लो हो रही है। इसमें करंट फ्लो हो रही है I2 एम्पियर की। तो हम जानते हैं कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके इर्द गिर्द क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग कैसे निकालते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसी होती है, हम लोग मैक्सवेल के कार्क पेच के नियम से निकालते हैं। अगर हम कंडक्टर को देखिए, जिस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, इसको इस तरीके से पकड़ेंगे तो ये हमारी जो उंगलियां हैं, दाहिने हाथ की उंगलियां हैं, ये हमें चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करते हुए दिखाई देती हैं। कुछ इस तरीके से देखिए, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ऐसे होगी, ऐसे इधर से अंदर की तरफ रहेगी और इधर बाहर की तरफ। तो इस कंडक्टर में भी सेम दिशा में जो है करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसका भी देखिए चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कुछ इस तरीके से होगी, इस तरीके से, और इधर हो जाएगा बाहर की तरफ, यानी इस तरीके से। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, अगर ये कंडक्टर बहुत समीप रखे हैं, पास रखे रहेंगे, तो यहाँ देखिए बल रेखाएं किधर जा रही हैं, अंदर की तरफ जा रही हैं, और यहाँ पर बल रेखाएं किधर आ रही हैं, बाहर की तरफ आ रही हैं। तो इसके प्रभाव को ये निरस्त कर देती हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है तो इसके प्रभाव को ये निरस्त कर देती हैं, यानी जितना चुंबकीय क्षेत्र ये उत्पन्न कर रहा है उसका अपोज कर दे रहा है ये वाला भाग, क्योंकि इसकी दिशा देखिए अंदर की तरफ जा रहा है और ये बाहर की तरफ, इस तरीके से घूम के ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो एक कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कंडक्टर का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, यदि दोनों जो है सेम दिशा में फ्लो हो रही हैं। करंट जो है अगर दोनों में सेम दिशा में है तो अपोज कर रहे हैं। तो अपोज करने वाली घटना कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, अंदर की तरफ। लेकिन यहीं पर अगर हम विचार करें, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड का दायरा थोड़ा बढ़ा दिया जाए, अगर इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इसको I2 हम लोग लिए हैं, I2 का मान लेते हैं I1 से ज़्यादा है, तो ये जो है इसकी दायरा देखिए बढ़कर कुछ इस तरीके से यहाँ तक होकर मान लेते हैं, यहाँ तक होकर आ रही है। तो यहाँ से अंदर की तरफ जाएगी और यहाँ से बाहर की तरफ आएगी। अब देखिए इस स्थिति पर विचार करिए, यहाँ पर देखिए इसका भी इसी दिशा में है, इसका ये भी इसी दिशा में है, और ये जो दूसरे वाले कंडक्टर के कारण यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है ये भी इसी दिशा में है। अब यहाँ पर देखिए एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप स्थिति के अनुसार जो है अलग अलग इसका प्रभाव देख सकते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा था, एक दूसरे का अपोज कर रहा था, और यहाँ पर क्या कर रहा है, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहा है। तो डीसी जनरेटर या फिर डीसी मोटर में जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो दो चुंबकीय क्षेत्रों के बीच के आपसी प्रभाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि उसमें देखिए एक फील्ड वाइंडिंग होता है, फील्ड वाइंडिंग का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, और आर्मेचर वाइंडिंग भी होता है। दो वाइंडिंग हो गई। अगर दो वाइंडिंग यानी दो कंडक्टर हो गए, दोनों कंडक्टर में क्या होगा, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो कहीं एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, कहीं एक दूसरे का अपोज करेंगे। तो यही सपोर्ट और अपोज करने की जो घटना होती है इसी को हम लोग बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो आई होप आप लोगों को इसका बेसिक समझ में आया होगा। इसका डिटेल में हम लोग जो है चित्र सहित बनाकर कैसे आर्मेचर रिएक्शन काम करता है, कैसे किस प्रकार ये घटना होती है, इसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा, तो चैनल को लाइक करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार का कोई कमेंट है तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।